मैंने 70 साल बूढ़ा और 16 साल लड़की को घर किराए पर दिया। मैं समझी ये बच्ची और बूढ़ा बाप बेटी हैं, मगर उस वक्त मैं हैरान रह गई जब वो लड़की बोली ये मेरे शौहर हैं। फिर मैं चुप हो गई और कुछ ना कहा। अगले रोज रात को मुझे उस लड़की के चीखने चलाने की आवाजें आती। मैं तो डर गई और फिर अगले दिन मैंने उस लड़की को अपने घर बुलाया तो वो मुझसे गले लगकर बहुत रोई और कहने लगी बाजी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। फिर मैंने छुप कर एक कैमरा उनके कमरे में लगा दिया। फिर अगली रात कैमरा चलाया तो मेरी रूह लरज गई कि वो बूढ़ा तो मुझे अपना घर किसी शरीफ फैमिली को किराए पर देना था, क्योंकि मैं एक अकेली औरत थी और बड़ी जवानी में ही बेवा हो गई थी। अचानक एक दिन एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की घर देखने आए तो मैंने फौरन इन्हें घर किराए पर दे दिया। मैं समझी कि ये बच्ची और वो बूढ़ा बाप बेटी है, मगर उस वक्त हैरान रह गई जब वो लड़की बोली ये मेरे शौहर है। मगर अब हर रात मुझे उस लड़की के चीखने चलाने की आवाजें आती तो मैं डर कर जाग जाती और फिर सुबह फजर के बाद नींद आती। अब मुझे लगने लगा था जैसे उस लड़की पर कुछ जुल्म होता है। मैंने बूढ़े आदमी से छुपकर उस लड़की को अपने घर बुलाया तो मेरे गले लगकर रोते हुए बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश आया तो बोली बाजी अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो मेरे कमरे में कैमरा लगा लें। कैमरा लगाना तो मुश्किल था। मैंने उसे अपना मोबाइल दिया और कहा कि इससे वीडियोस रिकॉर्ड कर लेना, मैं पुलिस को दिखा दूंगी। वो मान गई। मगर अगली रात जब मैंने वीडियो देखी तो जान निकल गई। अदनान के जाने के बाद मैं बड़ी दुनिया में तन्हा रह गई थी। रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए थे। मैं थी और पहाड़ जितनी लंबी जिंदगी। समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। आज भी रात के वक्त कुत्ते भौंक रहे थे और इनके भौंकने की आवाज सुनकर मेरा दिल दहल रहा था। शायद अदनान की जिंदगी में भी भौंकते होंगे, मगर जब मेरे सर पर शौहर का साया सलामत था तो किसी चीज का डर नहीं था, ना ही उन कुत्तों की आवाज का। कभी इस तरह से खौफ में मुब्तला किया करती थी, अब तो एक एक लम्हा सदियों के बराबर लगता था और यूं ही आंखों में रात कट जाया करती थी। मैं यही सोचती थी कि अगर घर में चोर घुस आए तो मैं क्या करूंगी। आजकल तो चोर घर के सामान को लूटने के साथ साथ औरतों की इज्जत के साथ भी खेल कर जाया करते हैं। सारी रात मुझे यही डर लगा रहता था कि शायद ये कुत्ते चोरों को देखकर भौंक रहे हों। मैंने अपने खौफ से बचने का यही हल निकाला था कि मैं अपने घर के ऊपर वाला पोर्शन को किराए पर चढ़ा दूं। यूं मुझे सहारा भी मिल जाएगा और इस महंगाई के दौर में चलो 4 पैसे भी मेरे पास आ जाया करेंगे। मैंने अब इस मंसूबे पर अमल करने की ठानी थी। यूं तो मोहल्ले में कभी कभार ही निकला करती थी, आज मैं खासकर आसपास के घरों में गई थी। मैंने एक फर्द से कहा था कि अगर किसी को किराए के लिए घर की तलाश है तो उसे मेरे पास भेज दीजिएगा। शर्त यह है कि किराए के लिए आने वाले लोग शरीफ हों और मैं किसी तरह अकेले शख्स को घर किराए पर नहीं दूंगी, बल्कि कोई फैमिली ही आए। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इस कदर जल्दी सुनी जाएगी। शाम के वक्त मेरे घर में 2 लोग आ गए थे। एक बुजुर्ग था और इसके साथ एक जवान लड़की आई थी। मैंने इनको ड्राइंग रूम में लाकर बैठा दिया था और बोली आपको मैं जानती नहीं हूँ, इसलिए आपकी तशरीफ आवारी का मकसद जानना चाहती हूँ। वो बूढ़ा शख्स कहने लगा दरअसल आपने कहा था कि आप अपने घर को किराए पर चढ़ाना चाहती हैं, हमें भी रहने के लिए ठिकाने की जरूरत थी, इसलिए यहाँ आ गई हैं। मैंने सर हिला दिया और बोली ठीक है, मुझे वैसे भी किसी शरीफ सी फैमिली की तलाश थी। ये तो अच्छा हो गया कि आप बाप बेटी मेरे घर पर रहेंगे। मेरी ये बात सुनकर उस बूढ़े के चेहरे के तो जाविये ही बदल गए। फिर वो लड़की जल्दी बोली नहीं नहीं, ये मेरे वालिद नहीं है बल्कि मेरे शौहर हैं। ये अल्फाज उस कम उम्र लड़की ने अदा किए थे। इस सारी गुफ्तगू में वो पहली बार बोली थी। मुझे बेताशा शर्मिंदगी हुई थी। मैंने तो कभी भी बेमौका बात नहीं की थी। न जाने आज मुझे क्या हो गया था। मैंने जल्दी से माजरत की और बोली मेरी बात से आप लोगों की दिल आजारी हुई है, मुझे माफ कर दें। इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए कोई और अल्फाज नहीं थे। वो बूढ़ा शख्स बोला कोई बात नहीं बहन, आप ये बताएं कि आप हमें ये घर किराए पर देंगी। मैं बोली जी क्यों नहीं, मैं अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन आपको देती हूँ। तब उस शख्स के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने मुस्कुराकर उसकी बीवी की जानिब देखा तो उसे देख के ऐसा लगा जैसे वो बहुत परेशान हो, घबराई हुई हो और उदास भी हो, मगर मैंने सर झटक दिया कि शायद ये मेरा वहम हो। खैर मैंने उन लोगों को ऊपर वाला पोर्शन दिखा दिया था जो कि इन्हें बहुत पसंद भी आ गया। किराए की बात हुई तो जमशेद साहब मुंह मांगा किराया देने को भी तैयार थे। ये मेरे लिए खुशी की बात थी। मैंने ऊपर वाले पोर्शन की चाबी उनको थमा दी और इत्मीनान भरी सांस लेके नीचे आ गई थी। मैं चाह कर भी राहिला और जमशेद को अपने जहन से झटक नहीं पा रही थी। राहिला बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। न जाने उसके वालिदैन की ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फूल सी बेटी जमशेद को दे दी। मुझे राहिला में अपनी छोटी बहन नजर आ रही थी। मैंने सोचा कि चलो अब तो वो यहीं पर रहेगी तो मैं इससे सब कुछ जान लूंगी। खैर शाम हुई तो मुझे मेरी अम्मी की पुरानी रवायात याद आने लगी थी। जब भी हमारे मोहल्ले में कोई नए लोग आकर बसते थे तो अम्मी एक पहर का खाना उनको जरूर बना कर दिया करती थी। वो ये सोचा करती थी कि न जाने उन लोगों के पास चूल्हा चौकी करने का पूरा इंतजाम है भी या नहीं। मैं भी किचन में आ गई थी। पहले तो मैं एक बंदी का खाना बनाया करती थी, लेकिन आज मैंने 3 लोगों का खाना बनाया था। मैंने अच्छे तरीके से ट्रे सजाई और ऊपर की जानिब चली गई थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि मैंने ऊपर आकर न जाने अच्छा भी किया है या नहीं। मुझे उन लोगों को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए था। मैं वापस लौटने ही लगी थी जब दरवाजा एकदम से ही खुल गया। सामने ही जमशेद खड़ा था। उसने मेरे हाथ में ट्रे देखी तो कहने लगा बहन आपने बिला वजह तकल्लुफ क्यों किया। मैं मुस्कुरा दी और बोली नहीं इसमें तकल्लुफ वाली कौन सी बात है, फिर ये तो मेरा फर्ज बनता था। वैसे भी इस्लाम में हमसायों के बहुत हकूक हैं और फिर आप लोग तो मेरे साथ ही रहने लगे हैं, मुझे इतना तो करना ही था। जमशेद साहब बोले दरअसल राहिला खाना बनाने ही लगी थी, आपने खामखा जहमत की। मैं बोली आज के दिन राहिला भी आराम कर ले, वैसे वो है कहाँ, मैं जरा इससे भी सलाम दुआ ले लूं। इतना कहकर मैं लॉन्च में दाखिल होने ही लगी थी कि वो
एकदम से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। वो बोला, दरअसल तो राहीला सो रही है, इसके सर में बहुत दर्द था। तो मैंने कहा कि तुम सो जाओ, अब अगर वो आधी नींद से बेदार हो गई तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। वो बहुत ही नाजुक सी है, कच्ची नींद से बेदार हो जाए तो उसकी हालत गैर हो जाती है। मैंने सर हिला दिया और वापस नीचे चली आई, मगर मेरे जहन में हजारों किस्म के सवालात ने सर उठा लिया था। मैं तो यही सोचती रह गई थी कि जमशेद ने एक ही लम्हे में कैसे बात बदली थी। पहले तो वो कह रहा था कि राहीला किचन में है और खाना बना रही है, फिर फौरन से ये भी कह दिया कि वो तो सो रही है। मुझे इस बात का एहसास शिद्दत से हो रहा था कि दाल में कुछ ना कुछ काला तो जरूर है। मैं इस मुतालिक सोचना ही चाह रही थी क्योंकि वो लोग यहाँ किराए के तौर पर आए थे। चलो आज की रात कुत्तों के भौंकने की आवाज के डर में नहीं गुजरेगी, फिर मुझे किसी दूसरे के हाल का तजस्सुस भी नहीं करना चाहिए था। मैंने वज़ू किया और नमाज पढ़ने लगी थी। नमाज और कुरान पाक की तिलावत के बाद मैंने भी खाना खा लिया था। मुझे उस बात का 100% यकीन था कि राहीला मेरे पास जरूर आएगी और खाने के लिए शुक्रिया अदा करेगी, क्योंकि बाज़ दफा लोग यूं ही किसी का तोहफा लिए बगैर शुक्रिया अदा किए नहीं रखते, मगर ये मेरी खाम ख्याली ही साबित हुई थी। मैंने बहुत देर तक राहीला का इंतजार किया था, मगर वो नीचे नहीं आई थी, इसलिए मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी। आज मुझे चोरों से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे यकीन था कि आज की रात मेरी बहुत सुकून से कटेगी। मैं आराम से सो गई थी, मगर आधी रात के वक्त मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। मैं यही सोच रही थी कि आखिर मेरी आंख कैसे खुल गई। तभी मेरे कानों में किसी लड़की के चीखने की आवाज पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि चीखने वाली लड़की बहुत ही तकलीफ में मुब्तला है। मुझे बेताशा खौफ आया था। मैं शुरू से इतनी डरपोक नहीं थी, लेकिन जब से अदनान का इंतकाल हुआ था मुझे तो पत्ते के हिलने से भी डर लगने लगा था। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया था। ये आवाज थमी नहीं थी, बल्कि लम्हा बालम्हा बढ़ती चली जा रही थी। मैंने खुद को बेड पर गिरा दिया और कानों पर हाथ रखकर आयतुल कुर्सी की तिलावत करने लगी थी। यूं ही करते करते पूरी रात कट गई थी। सुबह फजर की अजान की आवाज सुनाई दी, तब कहीं जाकर लड़की के चिल्लाने की आवाज थमी थी। मैंने उठकर वजू किया और नमाज पढ़ने लगी थी। मुझे अपनी हालत पर अफसोस होता था। ऐसा लगता था कि मैं पागल हो जाऊंगी। खैर, नमाज पढ़कर मैं सोने के लिए लेट गई थी। सुबह 9 बजे मेरी फिर से आंख खुल गई थी, तो मैं उठकर बाहर लॉन्च में आकर बैठ गई। तभी मुझे जमशेद नजर आया। वो नीचे आ रहा था। जब इसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो बहुत घबराया हुआ लगा था। उसने मुझे सलाम किया और जल्दी से वहाँ से निकल कर बाहर चला गया था। शायद वो मेरे सवाल से डर कर जल्दी से बाहर निकल गया था। बाहर से बंद करके क्यों गया है? वो बोली, मेरा शौहर मुझ पर शक करता है। इसकी उम्र मुझसे ज्यादा है ना, तो इससे हर वक्त यही गम सताता रहता है कि मैं इसे कहीं धोखा ना दे दूं। मैं राहीला के लिए बेहद परेशान हो गई थी। मैं बोली, तुम ठीक तो हो? इसकी जख्मी सी हंसी मुझे सुनाई दी थी। वो बोली, हाँ, कहने को तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास दुनिया की हर चीज मौजूद है, रुपया, पैसा, कपड़े, जूते। मेरा फ्रिज तरह तरह के खानों से भरा पड़ा है, मगर मैं खुश नहीं हूँ। मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। मैं बोली, राहीला, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो बोली, मेरी मदद तो मेरे सगों ने नहीं की, आप क्या करेंगी? बस आपसे इतनी गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ कर दिया करें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बोली, क्यों नहीं? मैं वापस पलटने लगी तो राहीला बोली, बाजी नासरा, आप प्लीज जमशेद को मत बताइएगा कि आप यहाँ पर आई थी या मैंने आपसे कुछ भी कहा है। मैं बोली, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा। मैं इसे किसी बात का जिक्र नहीं करूंगी। इतना कहकर मैं नीचे आ गई थी। मुझे रह रहकर राहीला के वालिदैन पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर इन्होंने ऐसा किया ही क्यों था। इन्होंने अपनी फूल से बच्ची की शादी के बड़ी उम्र के मर्द से क्यों कर दी, जो अपनी सारी जिंदगी इस पर शक करते हुए गुजार देगा। शाम हुई तो जमशेद वापस आ गया था। मुझे सलाम करके वो ऊपर चला गया था। मैं सोचने लगी कि काश ये अपनी बीवी को यूं कैद में ना रखता तो कितना अच्छा होता। चलो, हम दोनों लड़कियों की आपस में दोस्ती हो जाती, मैं अपने गम बांट लेती, मगर अब क्या हो सकता था। खैर, मैं अपने रोजमर्रा के मामलात निपटाने लगी और सोने के लिए लेट गई थी। आज भी आधी रात के वक्त मेरी आंख खुल गई थी और आज भी वही हुआ जिसने मुझे कल सोने नहीं दिया था। मुझे किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। मैंने कान लगाए तो मुझ पर यह हकीकत आश्कार हुई थी कि यह आवाज तो बहुत करीब से आ रही थी। कहाँ से आ रही ये आवाज भला? मुझे इस चीज का सुराग हर सूरत में लगाना था। मैं अपने कमरे से बाहर आ गई तो अब चीखने की आवाज ज्यादा करीब से सुनाई दी थी। तब मुझे अंदाजा हुआ था कि ये चलाने का शोर कहीं और से नहीं बल्कि ऊपर वाले पोर्शन से आ रहा था, और चीखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि राहीला है। एक लम्हे के लिए तो मैं सकते हुए के आलिम में आ ही गई थी। फिर मैं जल्दी से सीढ़ियां चढ़ गई थी। मुझे राहीला से पहली नजर में ही बड़ी मोहब्बत हो गई थी। अब भला मैं इसे कैसे परेशानी में छोड़ सकती थी। मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया था। मैं कितनी ही देर यूं ही खड़ी दरवाजे खटखटाती रही थी, मगर मजाल है जो किसी ने जरा सी भी सहमत की हो। और ऐसा भी नहीं था कि दरवाजे की आवाज सुनकर शोर थम गया हो, बल्कि अब तो मुझे राहीला की चीखने की मजीद आवाजें आ रही थी। दरवाजा पीट पीट कर मेरे हाथों में दर्द शुरू हो गया था, इसलिए मैं मजबूरन नीचे आ गई थी। आज रात और राहीला की फिक्र भी मुझे नींद भी नहीं आने वाली थी, इसलिए मैं लॉन्च में ही बैठी रही थी, यहाँ तक कि फजर की आवाज गूंजने लगी थी। सुबह जब जमशेद घर नीचे आया था तो मुझे देखते ही घबरा गया था। वो बाहर निकलने लगा तो मैं बोली, जमशेद साहब, मेरी बात सुनिए। मैंने इस शख्स के चेहरे पर खौफ सा भरता हुआ देखा था। वो मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गया और बोला, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। जमशेद के चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी फैल गई थी। वो बोला, आपको राहीला की फिक्र हो रही है ना कि वो क्यों चीखती रहती है? मुझे भी इसकी बेताशा फिक्र होती है, मगर मैं कुछ भी कहने से कासिर हूँ। आपके पास कोई हल है तो मुझे भी बता दे। मैंने देखा था कि जमशेद की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो मुझसे नजर बचाकर अपने आंसू साफ कर रहा था। मैं बोली, आप मुझे ये बताएं कि इसके साथ मसला क्या है, तभी तो कोई हल बता पाऊंगी ना। जमशेद ने सर उठाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, राहीला का सबसे बड़ा मसला इसके नापसंदीदा
शख्स से शादी है। मैंने हैरत से जमशेद की जानिब देखा था। वो हंसा और बोला, मेरी शक्ल व सूरत को गौर से देखें और मुझे बताएं कि क्या रहीला जैसी कब उम्र। जी चाहता था कि कोई मेरा भी हो जिससे मैं अपना दुख सुख बयान कर सकूं, मैं किसी की सुनूं और कोई मेरी सुने। मैं रहीला के बाप की बातों में आ गया और शादी के लिए हाँ कर दी थी। शादी की रात रहीला ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मुझ पर थूक दिया। मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए। अब वो हर रात मुझे जिच करने के लिए चीखती चलाती है। इसी वजह से मुझे अपना भाई घर भी छोड़ना पड़ गया, क्योंकि लोग मुझ पर शक करते थे कि शायद मैं अपनी बीवी पर तशद्दुद करता हूँ। मैं यूं ही घर बदलता रहता हूँ। लोग रहीला की वजह से मुझे जीने नहीं देते। अब ये मेरा चौथा घर है। मैंने यहाँ आकर इसके आगे हाथ भी छोड़ दिए थे और बोला था कि मुझे आखिरी उम्र में यूं जलील मत करो। तुम्हें खुदा का वास्ता है मुझे जी लेने दो। मगर वो यहाँ आकर भी अपनी हरकतों से बास नहीं आई। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इसमें रहीला का भी कोई कसूर नहीं है। वो सहनी तौर पर बीमार हो चुकी है, इसका इलाज चल रहा है। वो लोगों को जख्मी भी कर देती है, इसलिए मैं इसे बाहर से ताला लगा कर जाता हूँ। मैं ये सब बातें सुनकर शशदा सी रह गई थी। मैंने बड़े गौर से जमशेद के चेहरे की जानिब देखा था। उसकी तरफ देखकर यही लग रहा था कि वो सच कह रहा है। तब मैं बोली, मैं आपसे एक दरख्वास्त करूँ? वो बोला, जी जी आप हुक्म करें। मैं बोली, आप रहीला को बंद करके ना जाया करें, मैं इससे बात करने की कोशिश करूंगी। हो सकता है कि इसकी हालत में कुछ बेहतरी आ जाए। जमशेद परेशान हो गया था। वो बोला, आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने इसकी हालत नहीं देखी। जब इसे गुस्सा आता है तो वो इस कदर जुनूनी हो जाती है कि मेरे लिए भी इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं ऑफिस में होता हूँ, पीछे से वो आप पर हमला कर देगी तो कसूरवार कौन होगा? हो सकता है कि वो आपका बहुत ज्यादा नुकसान कर दे, इसलिए आप मुझे इस काम से माफी रखें। मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं बोली, अगर रहीला ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया तो मैं आपको कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। आप बस मेरी ये बात मान लें। जमशेद मेरी जानिब बड़ी गौर से देखता रहा। फिर इसने अपनी जेब से चाबी निकाल के मुझे थमा दी और बोला, आपने होशियार रहना है। जैसे ही महसूस हो कि रहीला को गुस्सा आ रहा है तो फौरन कमरे से बाहर निकल जाइएगा। मैंने सर हिला दिया तो जमशेद उठकर चला गया था और मैं ये सोच कर हलकान होती जा रही थी कि आखिर सच क्या हो सकता है। ताला खोलकर मैं ऊपर वाले पोर्शन में आ गई थी। मुझे रहीला सोफे पर बैठी नजर आई थी। वो किसी गहरी सोच में गुम थी और बार बार अपने आंसू पहुंच रही थी। मैंने उसको पुकारा तो वो मुझे देखकर उछल पड़ी थी। फिर दिल पर हाथ रखकर बोली, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं हंसी तो वह हैरत से बोली, आप यहाँ कैसे आ गई? आपको चाबी कैसे मिल गई? मैं बोली, बस ये तुम्हारी नासरा बाजी का कमाल है। रहीला रोने लगी थी और उठकर मेरे गले लग गई। वो बोली, बाजी मुझे बहुत अरसे से किसी ऐसे कंधे की तलाश थी जिस पर मैं सर रख कर रो सकती। रहीला तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बाजी तुम्हारे पास है। मैं आज यहाँ तुमसे बहुत ही जरूरी बात पूछने आई हूँ। मुझे ये बताओ कि रात के वक्त तुम चीखने क्यों लगती हो? गो के मैंने जमशेद की बातों पर भरोसा कर लिया था, मगर मैं रहीला की तरफ की भी कहानी सुनना चाहती थी। मुझे यही पता कि कहीं जमशेद ने मुझे पागल ही ना बनाया हो। वो घबरा गई थी, कहने लगी, नहीं मैं तो नहीं चीखती, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। जमशेद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं इस लड़की की बातें सुनकर ही हैरान रह गई थी। उसने अचानक ही काया पलटी थी। कल तो कुछ और कह रही थी, फिर वो बोली, आप मुझे अपना पोषण दिखाएं, आपने इसकी कैसे सजावट की हुई है। मैं भी अपना घर सजाना चाहती हूँ ताकि जब मेरा शौहर घर आए तो उसे ताजगी का एहसास हो। मैंने सर हिला दिया और बोली, हाँ आ जाओ। तो मैं रहीला को अपने साथ ले गई थी, मगर अभी तक इसके अजीब से रवैये के मुतालिक सोच रही थी। हम दोनों नीचे आ गए तो रहीला ने अपना बाजू मेरे सामने कर दिया था। उस पर जलने का निशान था। मैं एकदम से खौफजदा हो गई थी। मैं बोली, ये क्या हुआ? तो वो कहने लगी, मैंने आपसे जो बातें की थी न जाने वो मेरे शौहर ने कैसे सुन ली। शायद उसने कुछ रिकॉर्डिंग के लिए लगा रखा हुआ है। वो मुझ पर बड़ी गहरी निगाह रखे हुए हैं, इसलिए मैंने ऊपर आपसे कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बुरा शौहर मुझ पर बहुत तशद्दुद करता है। ये जो रात रात भर मैं चीखती रहती हूँ ना, ये बिला वजह नहीं है। आप अगर अपनी आंखों से देख लें कि मुझ पर क्या गुजरती है तो आप भी होश हो जाएंगी। आप कैमरा मंगवा कर ऊपर वाले पोर्शन में लगवा दें। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। दरअसल फिर वो रिकॉर्डिंग जब आप थाने में जाकर दिखाएंगी तो मेरे मुजरिम को सजा मिल जाएगी और मैं आजाद हो जाऊंगी। मैं बोली, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। सच कहूँ तो मैं इन दोनों मियाँ बीवी की बातों में फंस कर रह गई थी। मुझे तो दोनों ही की बातों पर यकीन आ जाता था। दोनों ही मासूम लगने लगे थे। सच तक पहुँचने का एक ही हल था और वो था कि मैं सच में कैमरा ऊपर वाले पोर्शन में लगा देती। मैंने कैमरे के लिए किसी से कह दिया था। खैर मुझे हर रात ऊपर वाले पोर्शन से चीखने की आवाजें आती रहती थी और सुबह जमशेद मेरे सामने रोने लगता था और कहता था कि मेरी बीवी की हालत बहुत खराब होती जा रही है, जबकि दिन के वक्त रहीला मेरे सामने रोती रहती और कहती कि मुझ पर जुल्म बढ़ता चला जा रहा है। मैं रहीला का दिल लगाने की हर मुमकिन कोशिश किया करती थी। इसे हुनर सिखाती, इससे बातें करती, इसको घर की सजावट के मुतालिक बताती, इसको अपने मेकअप का सामान, साड़ियां, गर्ल्स ये के सब कुछ दिखाती कि किसी तरह इसका दिल बहल जाए। वो मेरे साथ बहुत खुश रहती थी। मुझे इन दोनों मियाँ बीवी की बहुत फिक्र होती थी। मैं चाहती थी कि अगर जमशेद मुजरिम है तो इसे जल्द से जल्द सजा मिल जाए और अगर रहीला बीमार है तो इसका इलाज हो जाए। कैमरा आने में अभी एक दिन रहता था। आज शाम मैंने बिरयानी बनाई तो सोचा कि रहीला को दे आऊं। अमूमन मैं उस वक्त कभी भी ऊपर वाले पोर्शन में नहीं गई थी। मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रही थी जब मेरे कानों में रहीला की आवाज पड़ी थी। वो बोली, आज रात तुम मुकम्मल तैयारी के साथ आना, तुम इसकी फिक्र मत करो, वो कमजोर है, इसे काबू करना आसान है। मैं ये बातें सुनकर उल्टे कदम लौट आई थी। अब मेरे सामने रहीला का किरदार एक सवालिया निशान बना हुआ था। शायद रहीला गलत थी। वो हर रात अपनी किसी आशना को घर पर बुलाती थी और जमशेद को काबू कर लेती थी। क्या पता बांध भी देती हो और फिर जानबूझकर सिसकती हो ताकि लोग जमशेद को बुरा समझे और वो अपनी मनमानी करती रहे। कैमरा आने में तो अभी देर थी, इसलिए मैंने अपनी
अपनी एक दोस्त लेडी कांस्टेबल को फोन किया और सारे हालात से आगाह कर दिया था। मैं इससे बोली कि मुझे तुम्हारी मुख्तसर टीम की जरूरत है, मेरे घर आ जाना, लेकिन मुकम्मल राजदारी से आना। इसने हामी भर ली थी। मैं खाना खाकर अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी। फिर न जाने क्या हुआ, मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मैंने अपने इर्द गिर्द हैरत से देखा। मेरी दोस्त मेरे सामने खड़ी थी। मैं बोली, रसिया, मैं यहाँ कैसे आई हूँ? वो हंसी और बोली, इसी तरह तुम बहुत बड़ा कारनामा करके आई हो। कुछ अरसे से हमें मुसलसल इस चीज की शिकायत मिल रही थी कि गिरोह सरगर्म है, वो लोगों के घरों में घुसकर चोरी करते हैं। कल रात तुम्हारी वजह से वो गैंग हमारे हाथ लग गया। मैं बोली, वो कैसे? मेरी दोस्त कहने लगी, नासरा तुम्हारे घर जो किराएदार रह रहे थे वो इसी गिरोह का हिस्सा था। इनका तरीका वारदात ये है कि वो बेसहारा औरतों के घर में बतौर मजलूम बन के रहते और फिर वो औरतों को चकमा देने के लिए अदाकारी करते थे। शौहर बीवी पर इल्जामात लगाता और बीवी शौहर पर। ये औरतें इनके मामलात में उलझ कर बाकी सब कुछ भूल ही जाती थी। तुम्हारे साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया। तुमने खुद राहीला को अपने घर की एक एक चीज दिखाई। तुमने उसे अपने जेवरात तक दिखा दिए। तो तुम शुक्र करो जो राहीला की बातें तुमने सुन ली। कल रात इन दोनों ने तुम्हारे खाने में नींद की दवा शामिल कर दी थी और तुम्हारे घर की एक एक चीज लूटने का इरादा रखते थे। क्या ही सोफे, वॉशिंग मशीन, सोने के जेवरात, यहाँ तक कि कपड़े से बर्तन वगैरह भी। हम मौके पर पहुंच गए और यूं तुम्हारी बचत हो गई। मैंने रसिया की बातें सुनी तो दिमाग साए साए करने लगा था। लोग दूसरों को लूटने के लिए किस हद तक अदाकारी कर लेते हैं। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने मुझे बचा लिया।